हेलो नमस्कार। वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है आपके अपने परिवार में। साथियों, आज अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अपना आज का जो सब्जेक्ट है वो आपका भारत का भूगोल। सबसे पहले इस क्लास के अंदर अपन ये समझेंगे कि भारत के भूगोल को अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, और भारत के भूगोल को अपन जो पढ़ेंगे उसमें क्या इंपॉर्टेंस है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके सिलेबस के अंदर भारत के भूगोल से कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पिछले एग्जाम के अंदर कहाँ से पूछे गए थे, वो सारी रणनीति हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। यानी कि ये क्लास जो अपनी रहने वाली है वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन एक क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर अपन जानेंगे पहचानेंगे भारत के भूगोल को। तो चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसे भारत का जो भूगोल है, इस भारत के भूगोल को दोस्तों अपन जब अपन पढ़ते हैं तो इसको दो टॉपिक्स में कवर कर सकते हैं। भारत के भूगोल को दो टॉपिक ऐसे हैं जिसको अपन कंप्लीटली यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर दो टॉपिक ऐसे कौन से हैं? तो दोस्तों दो टॉपिक ऐसे कौन से हैं, ध्यान से सुनना मेरे। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस तरीके से। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो भारत के भूगोल की अगर अपन चर्चा करें तो दो टॉपिक आपका, एक तो स्थिति एवं विस्तार। एक तो आपका हो जाएगा स्थिति स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार एक टॉपिक तो अपना हो जाएगा दोस्तों, स्थिति एवं विस्तार का। और दूसरा जो टॉपिक अपना रहेगा वो दूसरा टॉपिक रहेगा भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश। अब देखो दोस्तों, स्थिति एवं विस्तार की अगर अपन बात करें तो स्थिति एवं विस्तार का मतलब है कि अपन भारत की स्थिति को जानेंगे, भारत के विस्तार को जानेंगे कि भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र में कैसी है, एशिया के मानचित्र में कैसी है। और अगर अपन बात करें दोस्तों, तो भारत की स्थिति की बात करें तो अक्षांश और देशांतर के आधार पर। तो अपन इसको कंप्लीटली अपन डिफाइन करेंगे कि भारत के भूगोल को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जैसे भारत की स्थिति एवं विस्तार को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। और वो दो भाग है दोस्तों, एक तो हो गया भारत की स्थिति। भारत की स्थिति। भारत की स्थिति यानी कि स्थिति का मतलब होता है पोजीशन, और दूसरा होता है भारत का विस्तार। भारत का विस्तार। भारत का विस्तार। देखो दोस्तों, यहां पर स्थिति की बात करें तो स्थिति का मतलब पोजीशन, कि भारत को किस पोजीशन पे अपन देख सकते हैं, किन किन स्थिति से भारत को अपन जांच सकते हैं। जैसे अपन भारत की स्थिति को एक मानचित्र के अनुसार देख सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो कि विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति क्या होगी। जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो दोस्तों, ये अपना प्यारा सा भारत है। ये अपना प्यारा सा भारत है। अब इस भारत के अंदर यहां पर ये हो गया राजस्थान। ये क्या हो गया दोस्तों? राजस्थान। अब राजस्थान की बात करें दोस्तों तो ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया, और ये पूर्वी भाग हो गया। तो राजस्थान जो है उत्तर पश्चिमी भाग में। कौन से भाग में दोस्तों? उत्तर पश्चिमी भाग में। तो यानी कि आपसे कभी पूछ ले कि भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति कौन सी दिशा में, तो उत्तर पश्चिम भाग में। यानी कि किसी भी डायग्राम को चार दिशाओं में जब अपन बांट लेते हैं तो जिस दिशा में, जैसे मान लो कि आपसे पूछ ले कि भाई उड़ीसा किस दिशा में है भारत के मानचित्र में, तो दक्षिण पूर्वी दिशा में। जैसे राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर बता सकते हैं। चले देखो भाई, यहां पर अगर अपन बात करें तो भारत की स्थिति को अपन दो प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों। भारत की स्थिति को दो प्रकार से देख सकते हैं। जैसे भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति को एक तो अपन मानचित्र के अनुसार देख सकते हैं। मानचित्र के अनुसार। मानचित्र के अनुसार अनुसार देख सकते हैं। और एक भारत की स्थिति को अपन देख सकते हैं अक्षांश के अनुसार। अनुसार पहला, और दूसरा देशांतर के अनुसार।
अनुसार, यानी कि अक्षांश और देशांतर के अनुसार। देखो दोस्तों, यहां पर आपको अपन इस तरीके से इसको जांच सकते हैं। तो यानी कि अब मानचित्र के अनुसार अगर अपन बात करें तो मानचित्र के अनुसार भी अपन भारत की स्थिति को अपन, एक तो आप देख सकते हो कि आप भारत को विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं, भारत को विश्व के मानचित्र में अपन देख सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, विश्व के सॉरी विश्व के विश्व के मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में एक होता है दोस्तों, अपन देख सकते हैं एशिया के मानचित्र में, एशिया के मानचित्र, एशिया के मानचित्र में। तो एक तो अपन यहां पर विश्व के मानचित्र में और एक एशिया के मानचित्र में। देखो दोस्तों, तो ये अपन इस तरीके से इसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों विस्तार। देखो दोस्तों, विस्तार की अगर अपन बात करें तो जो विस्तार है, विस्तार अपन किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं भारत का। तो देखो दोस्तों, विस्तार की बात करें तो विस्तार अपन कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो विस्तार में अपन भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विस्तार देख सकते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर देख सकते हैं। अपन विस्तार देख सकते हैं दोस्तों सीमाओं के आधार पर, सीमाओं के आधार पर, सीमाओं के आधार पर, आधार पर, सीमाओं के आधार पर, सीमाओं के यानी कि बॉर्डर्स के आधार पर। देखो बॉर्डर जो होती है दोस्तों, बॉर्डर की अगर अपन बात करें तो जैसे चाइना के साथ कौन सी बॉर्डर लग रही है, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो इनके साथ जो बॉर्डर लगती है उसके आधार पर भी अपन क्षेत्र यहाँ पर विस्तार देख सकते हैं। और एक होता है दोस्तों आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। तो इस तरीके से अपन विश्व यानी कि स्थिति एवं विस्तार की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन हो गया वो जनरली एक सामान्य परिचय दोस्तों, सामान्य परिचय, परिचय वाला पोर्शन हो गया। ये पूरा का पूरा एक स्थिति एवं विस्तार वाला हो गया, सामान्य परिचय। इसके बाद आता है दोस्तों भौतिक प्रदेश। अब भौतिक प्रदेश की अगर अपन चर्चा करें दोस्तों तो भौतिक प्रदेश, ध्यान से सुनना मेरे भाई, भौतिक प्रदेश की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो जब अपन भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, और मैं तो इस टॉपिक को ये बोलता हूं कि इसको अपन भूगोल की रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, भूगोल की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, भूगोल की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं इसको, पूरी ज्योग्राफी की, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी को कंट्रोल करता है मेरे भाई। देखो कैसे करता है, इसको समझते हैं। जब अपन ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ लेंगे मेरे भाई, ज्योग्राफी कंप्लीट यहाँ पर अपन पढ़ लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ज्योग्राफी कंप्लीट यहाँ पर जब अपन पढ़ेंगे तो अपन को कौन कौन सी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें अपने लिए यहाँ पर। तो देखो दोस्तों, जब अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पर चट्टानों के बारे में आपको इतना पता चल जाएगा कि भाई चट्टानें होती क्या है और चट्टानें कौन से भाग में कौन सी चट्टानें पाई जाती है। देखो दोस्तों, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर मृदा, आपके अगर मैं बात करता हूँ मृदा या फिर मिट्टियाँ, मिट्टियाँ, तो इनके बारे में भी अपन को क्या चलेगा दोस्तों, बिल्कुल अपन को पता चल जाएगा कि किस तरीके से भारत की यहाँ पर मिट्टियाँ या मृदा कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या फिर आपके जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जो समुद्र का तलछट है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो पूरा एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि भौतिक प्रदेश में अपन 4 प्रकार से भारत को बांटेंगे, और भारत को जब यहाँ पर बांटेंगे तो वहां पर अलग अलग प्रकार से अपन यहाँ पर मिट्टियों को वहां पर पढ़ेंगे दोस्तों। तो मिट्टियों का एक बेसिक आपको पता चल जाएगा। फिर इसके बाद में आती है जलवायु, जलवायु, जलवायु व मानसून, जलवायु व मानसून। देखो दोस्तों, जलवायु व मानसून की अगर अपन बात करें तो जलवायु व मानसून जो है
वो उसके बारे में भी अपन को यहाँ पर पता रहेगा। जैसे मान लो कि मैं आपको मेघालय का पठार पढ़ा रहा हूँ। अब मेघालय का पठार जब मैं आपको पर्वत पहाड़ों में पढ़ाऊंगा तो उसकी विशेषता भी लिखवाऊंगा कि भाई यहाँ पर जो मानसीन राम जगह है वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, और यहाँ पर जो बारिश होती है वो आपके बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। तो इस तरीके से अपन एक बेसिक आपको पता रहेगा कि कौन सी जगह पर ज्यादा बारिश आती है तो जलवायु कैसी होगी। भाई ज्यादा बारिश आ रही है तो आर्द्र जलवायु होगी, कम बारिश आ रही है तो वहां पर शुष्क जलवायु होगी। मानसून मानसून कैसे कैसे भारत में प्रवेश कर रहा है, जब पूरा भौतिक प्रदेश पढ़ लेंगे तो कंप्लीटली आपको ये पता चल जाएगा। अगर अपन पर्वत पहाड़ पढ़ रहे हैं तो नदियों के बारे में भी आपको बिल्कुल यहाँ पर पता चल जाएगा कि नदियां कौन सी जगह से। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाई हिमालय पढ़ा रहा हूँ, अब मैं महानिमालय पढ़ा रहा हूँ, महानिमालय में आपको गंगा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जब उत्तरा खांसी पहाड़ी के बारे में आपको बताऊंगा, उत्तरा खांसी पहाड़ी के गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है। बंदरपूंछ की पहाड़ी से अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वहां से एक यमुनोत्री हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद से आपका जो है दोस्तों यमुनोत्री नदी का उद्गम होता है। तो इस तरीके से नदियों के बारे में, जैसे मिलाप हिमनद में आपको पढ़ाऊंगा तो मिलाप हिमनद से लिखाऊंगा कि भाई काली नदी का उद्गम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि नदियों का यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा दोस्तों कि नदियां के बारे में कि कौन सी नदियां कहां से निकलती है। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों, जो पर्वत पहाड़ पढ़ेंगे तो जनजातियां, जनजातियां तो जनजातियों की बात करें दोस्तों तो जनजातियां यहां पर बिल्कुल आपको पता चल जाएगी। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर ओक व जरबा जनजाति निवास करती है। जैसे नीलगिरी पर्वत पढ़ा रहा हूं तो वहां पर भी आपको अलग अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। तो वो सारी चीजें अपन यहाँ पर क्लियर करने वाले। अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर अपन चर्चा करें, ध्यान से सुनना, यहां पर अगर किसी भी जगह की आपको मिट्टी के बारे में पता है, किसी भी जगह की मिट्टी के बारे में पता है और जलवायु के बारे में पता है, जैसे काली मिट्टी है तो काली मिट्टी का जैसे नाम आएगा तो आप क्या कहोगे, काली मिट्टी में कपास होगा। और जलवायु अच्छी होगी तो वहां पर आपको मतलब कृषि और वनस्पति के बारे में एक आइडिया आपको हो जाएगा। तो यानी कि कृषि की बात करें, कृषि और वनस्पति व वनस्पति, कृषि व वनस्पति। तो कृषि व वनस्पति की अगर अपन बात करें तो कृषि और वनस्पति की अगर अपन चर्चा करें दोस्तों तो मृदा यानी कि जलवायु, जो कृषि और वनस्पति के बारे में आपको पता रहेगा कौन सी जगह पर कौन सी कृषि होती है। अगर कृषि के बारे में आपको पता है तो कृषि से अपन को क्या मिलता है, कच्चा माल। मान लो कि आप जो है, मान लो मेरे भाई आप चीनी उद्योग लगाना चाह रहे हो तो आपको क्या चाहिए, गन्ना चाहिए। और गन्ना किससे मिलेगा, कृषि से मिलेगा। तो कच्चा माल आपको कृषि से मिल रहा है तो आप उद्योग धंधे भी लगाओगे, उद्योग धंधे लगाओगे। और जहां पर उद्योग धंधे ज्यादा होंगे वहां पर रोजगार के साधन ज्यादा होंगे, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो फिर वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा होगी दोस्त, वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा होगी। इस तरीके से एक टॉपिक से देख लो कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई है। जैसे भारत की चट्टानें, भारत की मृदा, ठीक है, भारत की जलवायु, मानसून, नदियां, जनजातियां, उद्योग, कृषि, वनस्पति, जनगणना यानी कि जनसंख्या। तो ले दे के अगर अपन बात करें ज्योग्राफी होती क्या है, ज्योग्राफी यही है। इसलिए तो इतने ये जो टॉपिक है भौतिक प्रदेश वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक को अगर अपन ने अच्छे से ढंग से कर लिया ना तो इसका मतलब आपको एक बेसिक बेस आपका मजबूत हो जाएगा दोस्त। एक आपका बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपन अगर अपन बात करें दोस्तों तो भारत का जो भूगोल है इसका स्थिति एवं विस्तार और भौतिक प्रदेश बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर अपन इन दोनों चैप्टर्स की बात करें ना, इस दोनों चैप्टर को पढ़े तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 70 से 80%, 70% ज्योग्राफी आपकी क्लियर हो जाएगी। यहां पर भौतिक प्रदेश को अपन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका एक प्रश्न भी आपके क्लास के नोट से बाहर नहीं जाने वाला। तो इस तरीके से अपन पूरी की पूरी चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आइए अपन स्टार्ट करते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार को, क्योंकि जब तक अपन किसी का परिचय नहीं जाने तब तक उसकी अपन अंदरूनी चीजें कैसे जान सकते हैं। तो अपन भारत की स्थिति एवं विस्तार यानी कि अपन बात करेंगे, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, ठीक है भाई। भारत का सामान्य परिचय।
अब देखो दोस्तों, भारत का जो सामान्य परिचय है, ये टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है और इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे मेरे भाई। भारत का जो सामान्य परिचय है दोस्तों, इसकी अगर अपन चर्चा करें तो भारत को अपन सामान्य तरीके से जानेंगे कि भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे कि स्थिति क्या है, विस्तार क्या है। तो यहां पर अपन ने अभी मैंने आपको बताया कि वहां पर अपन जो चर्चा करेंगे वो चर्चा ये करेंगे दोस्तों कि यहां पर ध्यान से सुनना मेरे, यहां पर चर्चा ये करेंगे कि देखो भाई यहां पर ध्यान से सुनना। देखो भाई यहां पर अगर अपन बात करते हैं दोस्त, देखो भाई यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो भारत की यहां पर जो है अपन एक तो स्थिति के बारे में कि भारत की जो स्थिति है, पोजीशन है, उसको अपन यहां पर जानेंगे। एक होता है दोस्तों विस्तार, एक होता है दोस्तों विस्तार, यानी कि एक्सटेंशन, विस्तार। अब देखो मेरे भाई यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि स्थिति को भी अपन दो प्रकार से देख सकते हैं। स्थिति को कितने प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों? दो प्रकार से अपन देख सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें स्थिति की दोस्तों, तो स्थिति को दो प्रकार से कैसे देख सकते हैं? एक तो अपन मानचित्र के अनुसार देख सकते हैं, मानचित्र के अनुसार, मानचित्र के अनुसार, मानचित्र के अनुसार। और एक देख सकते हैं दोस्तों अपन सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष। तो मानचित्र के अनुसार अगर अपन बात करते हैं तो मानचित्र के अनुसार अपन इसको दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे मानचित्र के अनुसार पहला जो भाग अपना रहेगा दोस्तों, वो पहला भाग क्या रहेगा, ध्यान से सुनना में। मानचित्र के अनुसार तो अपन विश्व के मानचित्र में इसको देख सकते हैं, विश्व के मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में। और एक देख सकते हैं दोस्तों एशिया के मानचित्र में, एशिया के मानचित्र में। मानचित्र में ठीक है, तो विश्व के मानचित्र और एशिया के मानचित्र। जबकि सूर्य के सापेक्ष अपन इसको दो बिंदुओं पर ज्ञात कर सकते हैं। एक तो अक्षांश के आधार, अक्षांश के आधार पर, और दूसरा देशांतर के आधार पर, अक्षांश व देशांतर के आधार पर। इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं सूर्य के सापेक्ष। अब देखो दोस्तों यहां पर मैंने कहा था कि विस्तार की बात करें तो विस्तार अपन देख सकते हैं क्षेत्रफल के अनुसार। जैसे अगर आपको पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, क्रम पूछ लेगा, या फिर इस तरीके से अपन विस्तार। दूसरा होता है दोस्तों यहां पर सीमाओं के आधार पर, सीमाओं के आधार, के आधार पर। और एक होता है दोस्तों यहां पर क्षेत्रफल के आधार पर, सीमाओं के आधार पर, और एक होता है दोस्तों यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो एक अपन देख सकते हैं जैसे मान लो आकार के आधार, आकार के आधार, आधार पर। अब देखो दोस्तों तो ये अपना सामान्य परिचय, जब इन सभी के बारे में अपन कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो एक अपना जो परिचय वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले अपन भारत की स्थिति को समझेंगे और स्थिति को भी दो भागों में बांटेंगे, मानचित्र के अनुसार और सूर्य के सापेक्ष। चले दोस्तों अब देखो मेरे भाई, तो अपन सबसे पहले भारत की स्थिति को समझेंगे। चलेगा दोस्तों, देखो भाई भारत की स्थिति, भारत की स्थिति। अब देखो दोस्तों
भारत की स्थिति की बात करते हैं। भारत की स्थिति की अगर अपन चर्चा करें, देखो भाई, भारत की स्थिति की अगर अपन बात, देखो मेरे भाई, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, अब देखो मेरे भाई, भारत की जो स्थिति है, स्थिति की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत की स्थिति को यहां पर अगर अपन बात करें तो दो प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, भारत की स्थिति को दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। भारत की स्थिति को दो प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें अगर अपन बात करें दोस्तों, एक सेकेंड, दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, दो प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहां पर पहला, मानचित्र के अनुसार, और दूसरा होगा दोस्तों मानचित्र के अनुसार, और दूसरा यहां पर सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष। ठीक है, तो यहां पर दूसरा किसके, सूर्य के सापेक्ष। अब देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, यहां पर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन जो पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, वो मानचित्र के अनुसार पढ़ेंगे दोस्तों। अब मानचित्र के अनुसार जब अपन पढ़ते हैं तो यहां पर देखेंगे कि मानचित्र के अनुसार अपना भारत किस दिशा में है, वो अपन यहां पर जानेंगे। देखो मेरे भाई, तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं, देखिएगा, मानचित्र के अनुसार, मानचित्र के अनुसार, अब देखो मेरे भाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी दिशा में, वैसे अपन विश्व के मानचित्र में और किसी भी मानचित्र को अगर अपन चार दिशाओं में बांट दे तो मेरे प्यारे दोस्तों अपन किसी भी जगह की स्थिति को देख सकते हैं। जैसे मैंने चार दिशाएं बनाई, अब चार दिशाएं मैंने इस तरीके से बनाई, ये देखो मेरे, चार दिशाएं मैंने बनाई, ये चार दिशाएं मैंने बनाई। अब इन चार दिशाओं की बात करें तो ये आपका उत्तरी भाग हो गया, ये आपका दक्षिणी भाग हो गया, ये आपका पश्चिमी भाग हो गया, और ये आपका पूर्वी भाग हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अगर विश्व के मानचित्र की बात करते हैं तो विश्व के मानचित्र में अपना भारत जो है वो उत्तर पूर्वी दिशा में, विश्व के मानचित्र में कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में। देखो भाई, विश्व के मानचित्र में, तो विश्व के मानचित्र में अपना जो भारत है वो भारत कौन सी दिशा में दोस्तों, तो विश्व के मानचित्र में अपना भारत है उत्तरी पूर्वी दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में। और यहां पर एक एंगल भी बन रहा है, कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो यहां पर पूछ सकता है कि कोण कौन सा बन रहा है, एंगल कौन सा बन रहा है। तो कोण की बात करें तो कोण है दोस्तों
ईशान कोण। कौन सा कोण है? ईशान कोण है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो यानी कि विश्व के मानचित्र में भारत किस कोण पर है? तो भारत ईशान कोण पर है। दिशा पूछेगा तो उत्तर पूर्वी दिशा आपको बतानी है। जैसे आ जाओ इधर, अब एशिया के मानचित्र में अपना भारत, एशिया के मानचित्र में, एशिया के मानचित्र में अपना जो भारत है, ये भारत दक्षिण पश्चिमी भाग में, यहां पर भी एक एंगल बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। इस एंगल की बात करें, इस कोण की बात करें, तो इस कोण का नाम क्या है दोस्तों? कोण आपको बताना है नेत्रे कोण। कौन सा कोण बताना है दोस्तों? नेत्रे कोण आपको बताना है। यहां पर अगर अपन बात करें तो विश्व के मानचित्र में अपन ने देखा, एशिया के मानचित्र में अपन ने देखा, और यहां पर कोण आपसे पूछा है तो नेत्रे कोण आपको बताना है दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत। अब देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना भाई, अपन राजस्थान का एग्जाम देंगे, ठीक है? सॉरी, अगर अपन बात करें दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। चले भाई, तो यहां पर, यहां तक कोई दिक्कत? अगर आपसे कभी पूछे कि ये उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सी दिशा है, तो उत्तर पश्चिमी भाग में जो दिशा है यानी कि कोण है, ये कोण कौन सा है दोस्तों? तो यहां पर भी आपको कोण पूछे कभी, तो कोण आपको बताना है वायव्य कोण। कौन सा कोण है ये? वायव्य कोण। और अगर आपको दक्षिण पूर्वी दिशा में अगर कोण पूछे तो यहां पर आपको कोण क्या बताना है? तो कोण बताना है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण, ये आपको बताना है दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में भारत जो है विश्व के मानचित्र में स्थित है। कोण पूछे तो ईशान कोण बताना है। एशिया के मानचित्र में भारत दक्षिण पश्चिम भाग में है, कोण पूछे तो नेत्रे कोण बताना है। अगर उत्तर पश्चिमी भाग में कोण पूछे तो वायव्य कोण बताना है, और अगर दक्षिण पूर्वी भाग में कोण पूछे तो आग्नेय कोण बताना है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है? तो आप एक बार इसको देखिएगा भाई, लिखिएगा एक बार। चलेगा दोस्तों, तो अपन ने मानचित्र के अनुसार, जैसे अपन ने यहां पर देखा, तो मानचित्र के अनुसार देखा। अब सूर्य के सापेक्ष देखते हैं कि किस तरीके से भारत को स्थिति एवं विस्तार अपन मानते हैं। देखो दोस्तों, सूर्य के सापेक्ष, अब बात करेंगे अपन सूर्य के सापेक्ष। सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष। अब सूर्य के सापेक्ष की अगर अपन बात करें तो सूर्य के सापेक्ष अपन दो प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, दो प्रकार से। एक तो यहां पर अपन देख सकते हैं अक्षांश के आधार पर, अक्षांश के आधार पर, यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो लेटिट्यूडनल, अकॉर्डिंग टू लेटिट्यूडनल, ठीक है? इसके बाद दूसरा अपन देख सकते हैं देशांतर के आधार पर। तो यहां पर अक्षांश और देशांतर के आधार पर सबसे पहले अपन अक्षांश के आधार पर पढ़ेंगे और उसके बाद में देशांतर के आधार पर। सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में सेकंड। देखो मेरे भाई, देखो भाई, यहां पर अगर अपन बात करें, देखिएगा भाई,
तो फर्स्ट यहां पर अगर अपन चर्चा करें तो ध्यान से सुनना मेरे भाई। अक्षांश के आधार पर, अक्षांश के आधार पर देखो भाई, ध्यान से सुनना। सबसे पहले दिमाग में आता है सर अक्षांश होते क्या है। देखो दोस्तों, अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश जो होते हैं दोस्तों, इसका काम क्या है या फिर अक्षांश क्या होते हैं। तो यहां पर दो चीजें सामने आती है कि सर एक तो जो अक्षांश है, ये अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश क्या है, क्या है, और दूसरा अक्षांश का कार्य क्या है, कार्य आपको ध्यान रखना है। दो चीजों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अब देखना दोस्तों, अक्षांश क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार आप थोड़ा सा इसको लिखिएगा भी, चलेगा भी। देखो दोस्तों, अपन यहां पर अगर अपन चर्चा करें, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी की अगर अपन बात करें दोस्तों, इस पृथ्वी की अगर अपन चर्चा करते हैं, देखो भाई, इस पृथ्वी का ये केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु है क्या नहीं है। इस केंद्र बिंदु से प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश है। केंद्र बिंदु से प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश है। जैसे मैं यहां पर 1 डिग्री खींचा, मैंने सॉरी 0 डिग्री खींचा, और 0 डिग्री मैंने इधर भी खींचा, तो ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, जिसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। जैसे मैंने यहां से केंद्र बिंदु से 1 डिग्री का एंगल खींचा, और मैंने यहां से भी 1 डिग्री का एंगल इधर खींचा, और मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मिलाया, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री अक्षांश। जैसे मैं यहां पर 45 डिग्री का एंगल खींच सकता हूं, इधर से भी 45 डिग्री का एंगल खींच सकता हूं, तो यहां से इसको और इसको मिलाएंगे तो ये 45 डिग्री का अक्षांश हो गया। और मैक्सिमम में यहां पर 90 डिग्री का एंगल खींच सकता हूं। इसका मतलब अगर मैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा से मैक्सिमम ऊपर में 90 अक्षांश खींच सकता हूं, और यहां पर मैक्सिमम नीचे भी 90 अक्षांश अपन खींच सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, अक्षांश की अगर अपन बात करते हैं, तो अक्षांश क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। अक्षांश, अक्षांश की बात करते हैं, केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु से प्रत्येक डिग्री पर, केंद्र बिंदु से प्रत्येक डिग्री पर खींची एक रेखा अक्षांश कहलाती है। या फिर बिल्कुल सीधी भाषा में, एक लैंग्वेज में, सीधी भाषा में मैं आपको यहां पर एक परिभाषा भेज रहा हूं, देखो मेरे भाई। या फिर सीधी भाषा में कि पृथ्वी पर आडी लाइनों को अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी पर आडी लाइनों को क्या कहेंगे दोस्तों, अक्षांश कहेंगे। देखो दोस्तों, पृथ्वी पर आडी लाइनों को क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं। जैसे यहां पर अगर अपन बात करते हैं, तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, 0 डिग्री
भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा यानी कि भूमि के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश है, ठीक है। यहां पर अगर अपन बात करें दोस्तों, ये उत्तरी ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो इस तरीके से जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांशों की संख्या तो बढ़ती जाएगी मेरे भाई। सही बात है कि नहीं? ये सारे के सारे अक्षांश हैं, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, अक्षांश है। ये आपको ध्यान, सारे के सारे अक्षांश हैं। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, यहां पर अगर अपन बात करते हैं, देखो भाई ध्यान से सुनना, ये 0 डिग्री हो गया, इसको मैं 23.5 डिग्री बोल सकता हूं, और उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। तो ये सारे के सारे अक्षांश है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं और एक और डायग्राम बनाते हैं, और उस एक और डायग्राम से अपन और चीजों को समझते हैं यहाँ, ठीक है भाई। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। देखो भाई, तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक नोट बनाकर मैं आपको एक बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, पृथ्वी का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? ये वाला भाग है, भूमध्य रेखा के आसपास। और सबसे बड़ा जो अक्षांश है वो यही है भाई, सबसे बड़ा अक्षांश। तो देखो दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री भूमध्य रेखा है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। चले भाई, एक बार आप यहां तक लिखेगा, फिर अक्षांश के बारे में और अपन चीजें डिटेल से पढ़ते हैं। चलेगा भाई, आ जाओ। देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरे में। जैसे मान लो कि ये अपना पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर अगर अपन चर्चा करें तो दोस्तों ये अपन ध्यान है कि ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा है क्लास। और यहां पर अगर अपन बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव है, और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। यहां पर देखो दोस्तों, जैसे जैसे ध्रुवों से अपन भूमध्य रेखा से, ये क्या है दोस्तों, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, या फिर इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों इक्वेटर लाइन, है ना। तो देखो, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांशों की संख्या बढ़ेगी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, और यहां पर आते आते 90। तो क्या बीच में 23.5 भी आएगा क्या? 23.5 भी आएगा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आएगा, क्योंकि ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये एक बार थोड़ा चलो बैक में चलते हैं वापस, एक बार चीज को समझ। जैसे ये अपनी पूरी पृथ्वी है, और इस पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाला अक्षांश कौन सा है? तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, सही बात है ना, राइट। अब 0 डिग्री भूमध्य रेखा इस पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है। एक तो उत्तरी भाग हो गया, जिसको अपन बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको अपन उत्तरी उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। अब आप वो सोच रहे हैं सर गोलार्ध क्यों बोलेंगे? गोलार्ध इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये गोले का आधा भाग है, गोले का आधा भाग गोलार्ध, और ये वाला जो भाग हो जाएगा वो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर ये कर्क रेखा, यहां पर अपन क्या कहेंगे, कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और आपको पता है कि कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। तो भारत इस तरीके से दो भाग में,
तो आप बता सकते हो कि भारत की स्थिति, भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति अक्षांश के आधार पर क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। यह आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। चले अब देखो, मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं बड़े सुंदर से। देखो भाई, अक्षांश के आधार पर भारत की स्थिति, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। यह आपको ध्यान रखना है। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। देखो दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, यह आपको ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत? चले अब देखो भाई, वन बाय वन अपन चीजों को पढ़ते चलेंगे और चीजों को समझते चलेंगे, ठीक है? अब देखो मेरे भाई, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश की संख्या, पृथ्वी पर कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? या फिर एक प्रश्न और आता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या। तो कुल अगर मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान से सुनना, देखिएगा पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो मैं यहां पर एक ग्लोब बनाता हूं मेरे भाई, और उस ग्लोब से अपन समझेंगे, क्योंकि चीजें को अपन डायग्राम से समझेंगे सारी चीज। जैसे मान लो कि अपनी मैंने अलग से पृथ्वी बनाई, और इस पृथ्वी पर मैंने कहा कि इस तरीके से यहां पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इस तरीके से जैसे जैसे चलेंगे तो मैक्सिमम यहां पर उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध में अपन 90 अक्षांश मान सकते हैं, और 0 डिग्री के नीचे भी अपन मैक्सिमम कितने अक्षांश खींच सकते हैं? तो वहां पर भी खींच सकते हैं 90 अक्षांश। तो 90 90 प्लस 0 को तो कहीं भी नहीं गिना, तो प्लस 1 ही हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, 90 प्लस 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 181। यानी कि पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? तो 181 हो गई। ये तो कुल अक्षांश। लेकिन जैसे ध्यान से सुनना, 0 डिग्री से जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये ध्रुव हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांशों की संख्या में तो बढ़ोतरी होती है, लेकिन इनकी लंबाई छोटी होती जा रही है। जैसे 0 डिग्री वाला सबसे बड़ा है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जब अपन उत्तरी ध्रुव तक आते हैं तो 90 वाला बिल्कुल एक बिंदु के रूप में दिखाई देगा। यानी कि एक बिंदु तो ये हो गया, और दूसरा बिंदु नीचे का 90 हो गया। यानी कि पृथ्वी पर 2 बिंदु है। अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो अपन को तो सिर्फ रेखा बतानी है। तो रेखा की बात करें दोस्तों, तो 2 रेखा निकाल दो, बाकी के अक्षांश लिख दो। तो 181 में से माइनस करेंगे अपन 2, तो यहां पर 179, तो कुल अक्षांश 79। तो यहां पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 179 हो गई दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। चले भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो ये अपनी क्लास थी दोस्तों। इस क्लास के बाद अपन यहीं से कंटिन्यू आगे की क्लास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। बाय बाय, सी यू, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।